वेलकम माय यूट्यूब चैनल एस2 एक्सपर्ट। आज मैंने कई दिनों के बाद ब्लॉग बनाया है क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था। अभी एग्ज़ाम हो गया है तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली ब्लॉग डालूँ। सबसे पहले मैं अपनी टू डू लिस्ट स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे आज क्या क्या टारगेट कंप्लीट करना है। उसके बाद मैंने सबसे पहले अपना स्लॉट हिंदी ऑप्शनल का स्टार्ट किया है। आज मैंने भारत दशा पढ़ा जो भारत हिंदू हरिश्चंद्र जी का है। हरिश्चंद्र जी ने ये नाटक 1875 में लिखा था। किसी ने कमेंट करके पूछा था कि मोटिवेटेड कैसे रहे। देखो, मोटिवेटेड 24 घंटे कोई भी नहीं रह सकता है। मैं भी 24 घंटे मोटिवेटेड नहीं रहती हूँ। मैं ये करती हूँ कि मैं टारगेट सेट करती हूँ और फिर उसके हिसाब से पढ़ती हूँ। मैं अपना टारगेट ऐसा ही बनाती हूँ, उनको पूरा करती हूँ। अगर मेरा पूरा करने में टाइम लगता है तो मैं या तो रात को लेट तक पूरा करती हूँ या फिर सुबह जल्दी उठ के पूरा करती हूँ। आप ऐसा कर सकते हो। और टारगेट सेट करते समय हमेशा एक चीज़ याद रखें कि टारगेट को अनगिनत टारगेट मत डालो। कभी आप उन्हीं को पूरा ना कर पाओ और आप डिप्रेशन में चले जाओ कि मेरे तो टारगेट ही कंप्लीट नहीं हो रहे। इससे अच्छा है कि आप ये करो कि इतने ही टारगेट बनाओ जो आप अचीव कर पा रहे हो। और अपना टाइम टेबल ऐसे बनाओ जिसको आप मैनेज कर पा रहे हो। ऐसा टाइम टेबल मत बनाओ जिसको आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो और उसको आप टेंशन में चले जाते हो कि मेरा टाइम टेबल सही से नहीं चल रहा है, कुछ भी ऐसा है। तो इतना ही करो जितना आप कर पा रहे हो। ज़्यादा उस पर मत जाना कि दूसरा इतना कर रहा है या कोई कितना कर रहा है। सबकी अपनी कैपेसिटी होती है, सब अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही करते हैं। किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओ। किसी को देख के अपना टाइम टेबल बिल्कुल भी मत बनाओ। आज मैं फिर से एनसीईआरटी स्टार्ट कर रही हूँ। मैं 6th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी स्टार्ट की है, रिवीजन कर रही हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी नहीं करनी चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि मतलब हमें एनसीईआरटी तो करनी ही चाहिए क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आपने सीबीएसई से +2 किया है, 10th किया है, तो अगर आप स्किप कर सकते हो। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी क्योंकि आपको फिर बुक समझ में ही नहीं आएगी। और अगर आपको बुक समझ में नहीं आ रही है तो फिर आप उनको पढ़ते भी जाओगे, कितना भी टाइम दे लोगे, नहीं समझ में आएगा। इसीलिए सबसे पहले एनसीईआरटी से अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद ही आप स्टैंडर्ड बुक पे जाओ। क्योंकि कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि मैंने एनसीईआरटी नहीं की। हो सकता है उनका बेस स्ट्रॉन्ग हो या फिर उन्होंने सीबीएसई बोर्ड से स्टडी की हो, इसी वजह से उनका बेस स्ट्रॉन्ग हो सकता है। उन्होंने पहले ही एनसीईआरटी कर ली हो। कुछ चीज़ें ये भी होते हैं ना, हर कोई सच नहीं बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। इसलिए ज़्यादातर टीचर भी सजेस्ट करते हैं कि एनसीईआरटी तो पढ़नी ही चाहिए। टॉपर भी सजेस्ट करते ही है कि एनसीईआरटी तो पढ़नी ही चाहिए।
ही मैं एपीजे अब्दुल कलाम जी का टर्निंग पॉइंट, जो उन्होंने अपना चुनौतियों से भरा हुआ सफ़र बताया है, वो पढ़ रही हूँ। उन्होंने इसमें बताया है कि वो कैसे राष्ट्रपति बने, उनकी लाइफ में क्या-क्या चुनौतियाँ थी, उन्होंने कैसे हल किया। उन्होंने उसमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब कुछ पॉइंट ऐसे दिए हैं जो हमारे मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि मैं बाद में आपके साथ शेयर कर दूँ, या अब इस पे कोई वीडियो बना दूँ। अब कोई भी हो, जो देखो आप स्टूडेंट हो या फिर कोई भी हो, लाइफ में चुनौतियाँ तो हमेशा सबके में रहती ही है। अगर आप स्टूडेंट हो तो एक चीज़ को याद रखो कि अगर आपका जो सफ़र है वो कठिन चल रहा है अभी, तो जो आपका गंतव्य होगा वो बहुत खूबसूरत होगा। अब इसी सोच को अपने दिमाग में रखो और उसी के साथ अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट सबको।